हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपको इससे 11 अंक मिल जाएंगे। देखिए, 4 अंक में आपसे बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 7 अंक में पूछा जाता है। तो 4 अंक आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से मिल जाएगा और 7 नंबर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट स्प्रिंग, जो कि हमारा इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से है, और दूसरा चैप्टर है प्रोज का, यह लास्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर है एनिश जंग। तो इस प्रकार आपको इस चैप्टर से पूरे 11 अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक तैयार करना है, जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगभग 5 देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाई डिड एनिश जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाई व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहब। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा इस प्रश्न का कि एनिश जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, और साहेब पर इसके इस कथन का क्या प्रभाव पड़ा। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है उसका यही अर्थ हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर देते हैं हम। तो देखिए, आंसर है यहाँ पर हमारा कि एनिश जंग एनिश जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। एनिश जंग साहेब से स्कूल के बारे में कहती हैं, पूछती हैं, क्योंकि ही वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहेब रिगार्डिंग स्टडीज। मतलब वह साहेब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछती हैं क्योंकि वह जानना चाहती थी कि साहेब का विचार, साहेब स्टडी मतलब अध्ययन के बारे में, मतलब साहेब के बारे में जानना चाहती थी कि वो पढ़ाई के प्रति कितना इच्छुक है। मतलब वह इस प्रकार प्रश्न पूछी साहेब से कि पढ़ाई के बारे में जो साहेब का है इरादा वह क्या है। एट द आर्थर आफर साहेब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, और थ्रो द आर्थर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली। और जो एनिस जंग है, मतलब लेखिका है, वो हमारी एक पोएटेस है। तो देखिए, तो लेखिका के इस प्रश्न पूछने पर साहेब इमीडिएटली गॉट टू ज्वाइन द स्कूल, मतलब तुरंत ही स्कूल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। थ्रो द ऑर्थर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन जो लेखिका थी उसने मजाक में यह बात कही थी साहेब से कि क्या तुम स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन जो साहेब था वह स्कूल तो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जो लेखिका थी वह मजाक में केवल साहेब का इरादा जानने के लिए यह प्रश्न पूछी कि क्या तुम स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो तुम, क्योंकि साहेब का वह इरादा जानना चाहती थी कि वह पढ़ाई के प्रति कितना उत्सुक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न का हो गया पूरा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि why did साहेब and other rag pickers not wear चप्पल्स, what excuse did they give for it। अब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब अर्थ हो जाएगा क्या, कि साहेब और अदर रैग पिकर्स का मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले। तो इसका अर्थ होगा कि साहेब और अदर मतलब दूसरे, साहेब के साथ दूसरे जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, नॉट वियर चप्पल मतलब चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, और व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, मतलब इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताए। तो उसी का हमें अर्थ यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, अर्थ है हमारा आंसर कि साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, मतलब साहेब और दूसरे कूड़ादान बीनने वाले जो बच्चे थे वह नॉट वियर चप्पल मतलब चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी परंपरा, टू वांडर वेयर फुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो। इसका अर्थ हो जाएगा कि साहेब और दूसरे रैग पिकर्स थे जो, वह चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि बिना चप्पल के मतलब नंगे पैर घूमना उनका पुरानी परंपरा थी, और वह चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। डिड नॉट लाइक टू वियर मतलब वह चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेफ, और लेखक के पूछने पर बच्चों ने बहाना बनाया कि जो उनकी माता है वह चप्पल को अलमारी में सेफ रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं,
और उन्हें पहनने के लिए नहीं देती हैं। तो यही हो जाएगा इसका अर्थ पूरे प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए मैं ये सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं और आपको बस इतना ही तैयार कर कर बोर्ड एग्जाम में जाना है। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि हाउ मेनी रैक पिकर्स, हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, मतलब सीमापुरी जो है वो दिल्ली में है। हाउ डिड दे सेटल देयर, इसका अर्थ हो जाएगा पूरे प्रश्न का हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब कितने, रैक पिकर्स का मतलब कूड़ा कूड़ा बीनने वाले, यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली मतलब कूड़ा बीनने वाले कितने रैक पिकर्स दिल्ली के सीमापुरी में रहा करते थे। और हाउ डिड दे सेटल देयर मतलब वह किस प्रकार वहां स्थापित हुए। सेटल का मतलब सेटल हो जाना, कहीं पर स्थापित हो जाना। तो इसका आंसर है इन सीमापुरी, सीमापुरी में, दिल्ली के सीमापुरी में मोर देन 10,000 रैक पिकर्स यूज टू लिव मतलब 10,000 से अधिक रैक पिकर्स दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं, रहते हैं, रहा करते थे। और दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर एज दे आर द स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सीमापुरी में जो थे वह 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वाले रहते थे और दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स मतलब वो जो थे वहां पर सीमापुरी में वह 30 वर्ष से भी अधिक वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। और वे दे आर द स्क्वाड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 और वह 1971 से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं और दिल्ली के सीमापुरी में रह रहे हैं। तो ये है इसका पूरा आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रेन और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। इसका अर्थ हो जाएगा पूरे प्रश्न का, क्वेश्चन का मतलब इस प्रश्न का पूछने का अर्थ है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए जो गार्बेज मतलब कूड़ा का अर्थ क्या था और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट और उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता था। तो देखिए इसका अर्थ है यहाँ पर कि फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए, गार्बेज वाज रैपेड इन वंडर इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपीज इवन 10 रुपी नोट एंड देयर फॉर दे डिड नॉट स्टॉप स्क्रोइंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर। देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज रैपेड इन वंडर इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपीज। यहां तक का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। देखिए बच्चों के लिए जो कूड़ा मतलब कचरे का जो ढेर था वह बच्चों के लिए एक आश्चर्य उत्पन्न करता था। और इन दे इट मतलब इन इट दे समटाइम फाउंड रुपीज मतलब वह जब कूड़े में अपना समय व्यतीत करते थे मतलब कूड़े में इधर उधर खोजते थे तो उन्हें सम टाइम मतलब कभी कभी उन्हें कुछ रुपीज मिल जाता था। फाउंड रुपीज मतलब कुछ रुपीज मिल जाता था। इवन 10 रुपीज नोट एंड देखिए और कभी कभी तो उन्हें 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था बच्चों को जब वह कूड़ों में खोजते थे, ढूंढते थे। एंड देयर फॉर दे डिड नॉट स्टॉप स्काउइंग इन होप ऑफ फाउंडिंग मोर मतलब और वे सभी जो बच्चे थे कूड़ा बीनने वाले और इस उम्मीद से खोजते थे कि अब हमें यहाँ पर 10 रुपए का नोट, कभी कुछ रुपए मिल जाते थे कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता था। तो वह इसी उम्मीद से प्रतिदिन खोजते थे कि और मिलेगा और इससे भी अधिक मिलेगा और इसीलिए वह हमेशा कूड़े और कचरे के पास ही दिखाई देते थे और उसमें रेंगते रहते थे, खोजते रहते थे कि और मिलेगा पैसा और मिलेगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ, व्हाट वाज द पेड फॉर दिस फॉर हिज सर्विस। इसका अर्थ हो जाएगा प्रश्न का कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बॉथ मतलब साहेब ने जो दूध की दुकान पर अपना मतलब सर्विस क्यों ज्वाइन किया, जॉब क्यों किया। और व्हाट वाज द पेड फॉर हिज सर्विस मतलब और उसे ऐसा मतलब सेवा करने के लिए उसे क्या दिया गया था। तो इसका जवाब है, आंसर है कि साहेब ज्वाइन द मिल्क बॉथ स्टॉल मतलब साहेब ने जो दूध की दुकान पर जॉब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ऑफ पॉवर्टी मतलब उसकी क्या थी, गरीबी मतलब अपनी गरीबी को देखकर वह दूध के दुकान पर अपना जॉब करना शुरू कर दिया। अब देखिए देयर ही वाज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडली देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर मतलब जो साहब था वह दूध की दुकान पर जॉब इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी गरीबी मतलब वो अपनी गरीबी को देखकर दूध की दुकान पर काम करने लगा। देयर वाज
पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि उस दुकान पर साहब काम करता था तो उसके लिए उसे 800 रुपए और पूरे दिन का भोजन मिलता था। बट ही हैड हार्ड टू वर्क हार्डर, और जो दूध की दुकान पर करता था वह बहुत काम कठिन था और बहुत कड़ी मेहनत करता था वहां पर। एंड बाउंडली देयर, मतलब और वह वहां पर वह साहब जो था वह बदुआ हो गया था। आ देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और वह अपने अपने आप का स्वयं मालिक अब नहीं रहा था, वह दूसरों के अंडर में काम कर रहा था और वह एक बधुआ मजदूर बन गया था। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए ये थे हमारे लास्ट स्प्रिंग के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ये थे हमारे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही तैयार कर जाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपको चलिए मैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताता हूं, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना है तो किस प्रकार आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था, और व्हाट वाज द लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैंक पिकिंग। और इसका अर्थ हो जाएगा कि साहेब कौन था और वह क्या कारण था जो साहेब को दिल्ली के गलियों में, मतलब स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली के गलियों में रैक पिकिंग मतलब कूड़ा करकट बीनने का काम करता था। मतलब वह उसका क्या कारण था कि वह दिल्ली के गलियों में कूड़ा करकट बीनने का काम किया करता था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको कम से कम यहाँ पर 80 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको 30 से 40 शब्दों में देना होता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर देखते हैं इसके आंसर को। तो साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वाज ए यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड। साहेब जो था वह बिलोंग करता था द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले परिवार से बिलोंग करता था साहब, मतलब संबंध रखता था। और ए यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड, और वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने का काम किया करता था, मतलब घूमता था। दे वेयर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स। और देखिए दे वेयर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका, और वे लोग जो थे जो दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनते थे, दे वेयर स्क्वाट फ्रॉम ढाका, मतलब ढाका जो है वह बांग्लादेश में है, तो वे लोग बांग्लादेश से आए थे। वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम, जो कि एक तूफान ने उनके पूरे हरे भरे खेतों और उनके घरों को नष्ट कर दिया था। तो इसीलिए वे सभी उसी तूफान के कारण भटकते भटकते वो दिल्ली की गलियों में आ गए और वहीं पर कूड़ा करकट बीनने का काम करते थे। दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, और वे इतने गरीब थे। देखिए यहाँ पर कह रहा है दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, और वह इतने गरीब थे कि स्कूल भी नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड on rag picking only for their livelihood and unable to bear any other expense except founding। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, मतलब उनके जो माता पिता थे बच्चों के साहब और दूसरे जो रैग पिकर्स थे उनके जो माता पिता थे वो केवल निर्भर थे रैग पिकिंग पर, मतलब कूड़ा बीनने पर ही निर्भर थे, ओनली रैग पिकिंग। और फॉर देयर लाइवलीहुड एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सपेक्ट फाउंडिंग, और जो वे माता पिता थे वह केवल अपने भोजन पर ही निर्भर थे, मतलब अपने भोजन मतलब अपनी रोजी रोटी पर केवल ही चला पाते थे अपने बच्चों का और अपने आप का। इसके अलावा वह दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं करते थे, और केवल रैग पिकिंग मतलब कूड़ा करकट बीनने से उनका केवल घर का रोजी रोटी ही चल पाता था और दूसरा कार्य नहीं हो पाता था। अब देखिए इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द plight that compels Saeb and other like him to under the street of Delhi for rag picking। और इसका अर्थ हो जाएगा इन टोटल देयर, इसका अर्थ हो जाएगा कि कुल मिलाकर पॉवर्टी वाज द plight that compels Saeb and other like, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि
उनकी जो गरीबी थी वह इस स्तर की थी, इस लेवल की थी। साहेब और उनके दूसरे जो रैग पिकर्स थे, मतलब उनके जो दूसरे दोस्त थे, उनकी गरीबी इस स्थिति की थी कि वह और उनके उनके उनको दिल्ली के गलियों में, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने पर मजबूर कर देती थी। तो देखिए इसका पूरा अर्थ यही हो जाएगा कि उनकी गरीबी इस स्तर की थी, इस लेवल की थी कि वह अपना केवल रोजी रोटी ही चला पाते थे, भोजन के अलावा और कोई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वह सोच भी नहीं पाते थे। और वह दिल्ली की गलियों में प्रतिदिन भटका करते थे और कूड़ा करकट बिना करते थे। यही हो जाएगा इसका पूरा अर्थ। और ये है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको केवल इतना ही लिखना है। तो देखिए मैं आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लास्ट स्प्रिंग, जो कि हमारा क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज प्रोज का दूसरा चैप्टर है और इसके जो राइटर है वह एनिश जंग है। देखिए आपसे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 7 अंक में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको लेसन दू लास्ट स्प्रिंग का 5 आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बताया हूं और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया हूं। देखिए आप यदि तैयार कर सकते हैं तो आप केवल 60 आंसर को भी तैयार कर सकते हैं। और यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में लास्ट स्प्रिंग का कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो आप इसी में से, मतलब अगर आप 5 तैयार किए हैं, 5 तैयार किए हैं, कोई बच्चा 4 तैयार किया है, कोई 3 तैयार किया है, तो यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो यही सब लिख देना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यदि नहीं आए तो। और इसके लिए आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा आप करते हैं तो देखिए आप इसे जरूर तैयार कीजिए। और मैं और भी चैप्टरों का वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।